नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज की कड़ी में बात होगी ताइवानी राष्ट्रपति साई इंग वेन की अमेरिकी हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी से मुलाकात से बिलखे चीन की। चीन पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और शी जिनपिंग की मुलाकात की। 7 साल के लंबे अंतराल के बाद पहली बार सऊदी और ईरानी विदेश मंत्रियों के बीच मुलाकात के मायनों की और तो और रूस यूक्रेन के ताजा हालातों की। साथ ही इसके अलावा होगा और बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन की अमेरिकी स्पीकर केविन मैकार्थी से मुलाकात के बाद क्षेत्र में फिर बढ़ा तनाव। चीन ने ताइवान जलडम रू मध्य में तैनात किया विमान वाहक पोत। ताइवान के रक्षा मंत्री ने जारी किया अलर्ट। तीन दिवसीय चीन यात्रा पर गए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने अपने चीनी समकक्ष के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। यूक्रेन युद्ध पर हुई चर्चा। मैक्रो ने कहा जंग खत्म कराने के लिए पुतिन को समझाएं। मैक्रो ने प्रधानमंत्री ली कियांग से भी की मुलाकात। सात साल के लंबे अंतराल के बाद मिले सऊदी अरब और ईरान के विदेश मंत्री। बीजिंग में हुई मुलाकात। एक दूसरे के मुल्कों में राजनयिक मिशनों को फिर से खोलने पर हुई चर्चा। क्षेत्र की सुरक्षा, स्थिरता और आपसी सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर। आंतरिक मामलों में बाहरी देशों की टिप्पणियों पर भारत का कड़ा रोक। विदेश मंत्रालय ने कहा हमें किसी की नसीहत की जरूरत नहीं। अरुणाचल प्रदेश के कुछ जगहों के नाम चीन द्वारा बदलने पर कहा इसका हल भारत और चीन को आपस में निकालना पड़ेगा। रूस समर्थित लड़ाका समूह वैगनर के प्रमुख ने कहा पूर्वी यूक्रेन के बखमुत में पीछे नहीं हट रही है यूक्रेनी सेना। रूस ने अपने एथलीटों पर ओलंपिक समिति के प्रतिबंध को बताया अनुचित और अस्वीकार्य। कहा अपने फैसले की समीक्षा करे। समिति से पहले रूसी एथलीटों पर अनुचित और अस्वीकार्य प्रतिबंधों की समीक्षा करने की उम्मीद जताई। और आइए अब शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एशिया की। ताइवानी राष्ट्रपति साई इंग वेन की अमेरिकी हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी से मुलाकात चीन को अखर गई है। राष्ट्रपति साई के अमेरिका में दिए बयान के बाद चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस मीटिंग से भड़के चीन ने बयान जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका और ताइवान के गंभीर रूप से गलत कृत्यों के जवाब में चीन राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए दृढ़ और प्रभावी तरीका अपनाएगा। धमकियों को दरकिनार कर ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन की अमेरिकी कांग्रेस के स्पीकर केविन मैकार्थी से मुलाकात से चीन लाल पीला हो गया है। चीन ने ताइवान के आसपास के समुद्र में अपने युद्धपोत भेज दिए हैं। ताइवान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि द्वीप के आसपास के पानी में एक चीनी पनडुब्बी रोधी हेलीकॉप्टर और 3 युद्धपोतों का पता चला है। साई इंग वेन ने बुधवार को कैलिफोर्निया में अमेरिकी स्पीकर केविन मैकार्थी से मुलाकात की थी। मैकार्थी 1979 के बाद से अमेरिकी धरती पर ताइवान के किसी नेता से मिलने वाले सबसे वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी बन गए हैं। चीन ने कई बार दोनों पक्षों से इस बैठक को लेकर चेतावनी जारी की थी। बैठक से कुछ घंटे पहले बीजिंग ने ताइवान के पास समुद्र में एक विमान वाहक पोत तैनात किया था। चीन का कहना है कि ताइवान के निकट जहाजों की तैनाती विदेशी मामलों का मुद्दा नहीं है। जहाजों की तैनाती का मुद्दा विदेश मामलों से जुड़ा नहीं है। ताइवान और अमेरिका का ताजा कदम एक चीन नीति और अमेरिका चीन समझौते की अवहेलना है। वहीं ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सशस्त्र बल स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और वायुसेना, नौसैनिक जहाजों और भूमि आधारित मिसाइल प्रणालियों को इन गतिविधियों का जवाब देने का काम सौंपा गया है। ताइवान के रक्षा मंत्री चिऊ कू चेंग ने चीन द्वारा तैनात किए गए 2 विमान वाहकों में से शेडोंग की तैनाती को संवेदनशील बताया है। इससे पहले चीनी नौसेना के अधिकारियों ने कहा कि वे ताइवान के द्वीप को मुख्य भूमि चीन से अलग करने वाले पानी में गश्त बढ़ा रहे हैं।
लेकिन इस संबंध में अधिक जानकारी नहीं दी गई थी। जब कोई विमान वाहक पोत बाहर आता है तो आमतौर पर विमान उड़ान भरते हैं और उतरते हैं, लेकिन हमने अभी तक कोई टेक ऑफ या लैंडिंग नहीं देखी है। हम इस पर नजर बनाए हुए हैं। स्पीकर केविन मैकार्थी ने बुधवार को लॉस एंजलिस के पास सिमी वैली में रोनाल्ड रीगन लाइब्रेरी में राष्ट्रपति साई इंग वेन का स्वागत किया। ताइवान की राष्ट्रपति लैटिन अमेरिका के दौरे पर थीं, जिसके बाद वापसी में उनका यहाँ पर एक संक्षिप्त पड़ाव था। उन्होंने ताइवान की राष्ट्रपति को अमेरिका का महान मित्र बताते हुए कहा कि अमेरिका और ताइवान के लोगों के लिए आर्थिक स्वतंत्रता, लोकतंत्र, शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम जारी रखेंगे। मैं आशान्वित हूँ कि हम क्षेत्र में आर्थिक स्वतंत्रता, लोकतंत्र, शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका और ताइवान के साथ मिलकर काम करने के रास्ते तलाशते रहेंगे। मैकार्थी की पूर्ववर्ती नैन्सी पेलोसी के पिछले साल अगस्त में द्वीप की यात्रा से चीन इतना भड़क गया था कि ताइवान के आसपास अपना सबसे बड़ा हवाई और नौसैनिक अभ्यास शुरू कर दिया था। उस समय चीन ने ताइवान के आसपास के जल क्षेत्र में युद्धपोत और आसमान में मिसाइल और युद्धक विमान तैनात कर दिए थे। मैकार्थी के साथ बैठक के बाद एक बार फिर क्षेत्र में तनाव व्याप्त हो गया है और ताइवान हाई अलर्ट पर है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो वैश्विक समस्याओं के समाधान के प्रयासों में चीन की सक्रिय भागीदारी चाहते हैं। 3 दिन की यात्रा के लिए चीन पहुंचे मैक्रो ने कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति ने जिनपिंग पर भरोसा जताते हुए युद्धग्रस्त देशों के बीच शांति पहल की वकालत की। क्या रही खास बातें, देखिए इस रिपोर्ट में। यूक्रेन रूस के बीच शांति की आस लगाए बैठे यूरोपीय देशों की अब चीन से उम्मीदें बढ़ गई हैं। फरवरी में चीन द्वारा किए गए शांति पहल पर यूरोप के कई देशों ने आगे बढ़ने के लिए अपनी मौन सहमति जता दी है, क्योंकि अब तक चीन के प्रस्ताव का किसी भी यूरोपीय देशों द्वारा खुलकर विरोध नहीं किया गया था। बीजिंग दौरे पर आए फ्रांस के राष्ट्रपति ने जिनपिंग पर भरोसा जताते हुए युद्धग्रस्त देशों के बीच शांति की पहल की वकालत की है। हालांकि फ्रांस ने युद्ध के लिए रूसी आक्रामकता को जिम्मेदार ठहराते हुए यूरोपीय स्थिरता को झटका देने की बात कही है। मैक्रो ने कहा कि युद्ध को रोकने के लिए सभी सहयोगी देशों का एक साथ एक मेज पर आना आज समय की मांग है। यूक्रेन में रूसी आक्रमण ने इस स्थिरता को झटका दिया है। इसने यूरोप में दशकों से चली आ रही शांति को समाप्त कर दिया। मुझे पता है कि मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ। हमें एक स्थायी शांति खोजने की जरूरत है, यानी एक ऐसी शांति जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमाओं का सम्मान करती हो। चीन और फ्रांस के पास मतभेदों और प्रतिबंधों को पार करने की क्षमता और उत्तरदायित्व है, क्योंकि दुनिया गंभीर ऐतिहासिक परिवर्तनों के दौर से गुजर रही है। सच्चे बहुपक्षवाद का अभ्यास के साथ विश्व शांति, स्थिरता और समृद्धि बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है। यूक्रेन में शांति और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के हल में साझेदारी के साथ साथ इस यात्रा के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूती देने पर भी सहमति जताई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के साथ साथ फ्रांसीसी और चीनी कंपनियों के बीच कई बड़े सौदों पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। जिनपिंग से मिलने से पहले मैक्रो ने चीनी प्रधानमंत्री ली क्यांग से भी मुलाकात की। ग्रेट हॉल में पहुंचने पर फ्रेंच राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी गई। इस दौरान ब्रास बैंड ने दोनों देशों के नेशनल एंथम भी बजाए। वहीं चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग ने EU आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ भी बैठक की। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के अनुसार उनके दौरे से यूरोप और चीन के बीच रिश्तों के नए आयाम गढ़े जा सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि दोनों ही ओर के संबंधों में पिछले कुछ सालों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं, जिसके लिए कई मुद्दों पर सार्थक बातचीत की जरूरत है। रणनीतिक विश्लेषकों के अनुसार फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष का चीन आना चीनी शांति प्रस्ताव पर यूरोप की तरफ से पैरोकार की भूमिका निभाने का संकेत हो सकता है। बहरहाल यूक्रेन में शांति स्थापित करने में मदद करने के लिए चीन पर पश्चिम का दबाव बढ़ रहा है। इससे पहले स्पेन के राष्ट्रपति ने भी बीजिंग का दौरा कर राष्ट्रपति जिनपिंग से शांति स्थापित करने की अपील की थी। हालांकि बीजिंग ने अब तक इस मुद्दे पर आधिकारिक तौर पर तटस्थता का रुख ही अपनाया है, क्योंकि शी जिनपिंग ने कभी भी यूक्रेन पर रूसी हमले की निंदा नहीं की है। इससे पहले जब चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग मॉस्को पहुंचे थे तो उन्होंने पुतिन के साथ बैठक के बाद दोनों देशों के मजबूत संबंधों की पुष्टि की थी,
जबकि शांति की पहल के लिए अभी तक जिनपिंग ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से फोन पर बातचीत नहीं की है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीनी दौरे पर आने से पहले मैक्रोन ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बातचीत की थी, जिसमें दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन में जंग खत्म करने की कोशिश में चीन को शामिल करने पर सहमति बनी थी। दोनों नेताओं ने चीन के साथ बात कर उसे युद्ध रोकने के लिए रूस को समझाने और यूक्रेन में फिर से शांति बहाल करने की इच्छा जाहिर की थी। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। स्वच्छ जल और नारी का संघर्ष दोनों का सदियों से संबंध रहा। पानी तो पहले भी था, कभी कांधों पर, कभी कमर पर, कभी माथे पर, कभी आंखों में। आजादी से लेकर 70 सालों तक केवल 3 करोड़ घरों में नल से आता पानी था। फिर छिड़ा एक जल आंदोलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प उठाया जल जीवन मिशन। 3 वर्षों में 11 करोड़ से अधिक घरों में अब नल से जल पहुंचने लगा है। गाय भैंस बकरियों को कुछ हुआ तो जाएगी मेरी भी जान, मेरा करो कल्याण। AIC से कृषि बीमा। जी हाँ, फसल और कृषि संबंधित हर क्षेत्र में AIC देता है संपूर्ण बीमा समाधान। कृषि संपदा बीमा सुरक्षा हमारा वादा। भारतीय कृषि बीमा कंपनी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चीन की मध्यस्थता के बीच करीब 7 साल के लंबे अंतराल के बाद पहली बार सऊदी और ईरानी विदेश मंत्रियों के बीच मुलाकात हुई है। देखिए। ये महज 2 विदेश मंत्रियों के बीच मुलाकात नहीं, बरसों की अदावत को भुलाकर क्षेत्रीय वर्चस्व में 2 अलग अलग धुरु वाली ताकतों का एक साथ आने का संकेत है। पिछले महीने ईरान और सऊदी अरब ने कूटनीतिक संबंधों की बहाली का फैसला किया था। इसी क्रम में गुरुवार को दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने बीजिंग में मुलाकात की। विदेश मंत्री स्तर पर 7 साल बाद हुई बैठक में सऊदी अरब और ईरान अपने राजनयिक मिशनों को फिर से खोलने पर सहमत हुए। सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद और ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान दोनों देशों के बीच उड़ानों को फिर से शुरू करने पर चर्चा करने पर भी सहमत हुए। एक संयुक्त बयान में कहा गया कि तकनीकी दल उड़ानों की बहाली और आधिकारिक और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधिमंडलों के द्विपक्षीय दौरे और दोनों देशों के नागरिकों के लिए वीजा देने की सुविधा सहित सहयोग के विस्तार के तरीकों की जांच करने के लिए समन्वय जारी रखेंगे। दोनों पक्षों ने बीजिंग समझौते के कार्यान्वयन पर जोर दिया। साथ ही कहा कि इससे आपसी विश्वास और सहयोग के साथ क्षेत्र में सुरक्षा, स्थिरता, समृद्धि को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। राजनयिक हमेशा आशावादी होते हैं। हाँ, तेहरान में पिछली बैठक के आधार पर वास्तव में सब कुछ किया गया है, इसलिए चीजें बहुत सुचारू रूप से चलनी चाहिए। पिछले महीने चीन की मध्यस्थता में हुए समझौते में दोनों देश संबंध बहाल करने पर सहमत हुए थे। इसे मध्य पूर्व में चीन के बढ़ते प्रभाव और क्षेत्र में अमेरिका की प्रमुख भूमिका के लिए एक चुनौती के रूप में देखा गया। एक ईरानी अधिकारी ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के सऊदी अरब दौरे के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। सऊदी अरब ने साल 2016 में ईरान के साथ उस समय सारे रिश्ते तोड़ लिए थे जब उसके तेहरान स्थित दूतावास पर भीड़ ने हमला कर दिया था। ये लोग शिया धर्मगुरु को सऊदी अरब में फांसी दिए जाने से भड़के हुए थे। ईरान ने सऊदी अरब के राजनयिकों को आदेश दिया था कि वे मात्र 48 घंटे के अंदर ही देश छोड़ दें। यही नहीं, सऊदी अरब ने भी तत्काल अपने दूतावास के सभी लोगों को निकाल लिया था। दोनों देशों के बीच खराब रिश्तों की शुरुआत 2015 में हो गई थी जब सऊदी अरब और यूएई ने यमन की जंग में हस्तक्षेप किया था। यमन में ईरान समर्थक हुती विद्रोही सऊदी समर्थित सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते थे। हुती विद्रोहियों ने यमन की राजधानी साना पर कब्जा कर लिया था। सऊदी को उम्मीद है कि ईरान के साथ डील से उसकी सुरक्षा मजबूत होगी, जो हुती विद्रोहियों के हथियार और ड्रोन देता है। हुती विद्रोही अक्सर सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर हमला करते रहे हैं। इससे सऊदी को भारी नुकसान हुआ है। सिर्फ यमन ही नहीं, लेबनान, सीरिया और इराक जैसे देशों में भी दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ खड़े दिखे हैं। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं कि ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन हाल के दिनों में क्षेत्र में जो घटनाएं हुई हैं उसे दोनों पक्ष समझते हैं। सऊदी अरब और ईरान के बीच विवाद की एक वजह दोनों देशों के इस्लाम के अलग अलग संप्रदाय भी हैं।
जहां ईरान शिया बाहुल्य देश है, वहीं सऊदी अरब सुन्नी संप्रदाय का घर माना जाता है। बुधवार को इजराइल की पुलिस यरूशलेम के पुराने शहर में स्थित अलेक्सा मस्जिद में दाखिल हो गई। पुलिस ने यहां पर नमाज पढ़ रहे लोगों को वहां से भगाने के लिए बल का प्रयोग किया। मस्जिद के अंदर जमकर झड़प हुई और इसके साथ ही एक बार फिर अरब देश और इजराइल आमने सामने आए। इजरायली सेना ने लेबनान की ओर से दागे गए रॉकेटों को विफल करने का दावा किया है। इजरायली सेना का कहना है कि दूसरी तरफ से कुल 34 रॉकेट दागे गए, जिनमें से 25 को रोक लिया गया, जब कि कम से कम 4 गिरने में सफल रहे। लेबनान न्यूज एजेंसी का दावा है कि इजराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई। सीमावर्ती इलाकों में गोलाबारी की गई, लेकिन इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। घटना के बाद बुधवार को गाजा की ओर से करीब 9 रॉकेट दागे गए थे, जिसके जवाब में इजराइल ने फिलिस्तीनी इलाकों में हवाई हमला किया था। अलेक्सा मस्जिद में इजरायली पुलिस की कार्रवाई की सऊदी अरब, जॉर्डन, तुर्की समेत दूसरे देशों ने कड़ी निंदा की थी। भारत ने आंतरिक मामलों पर कुछ विदेशी सरकारों के बयानों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि ये समझना मुश्किल है कि ऐसे बयानों से क्या हासिल करने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने कहा कि भारत को ऐसे बयानों की जरूरत नहीं है और ना ही इनका कोई मतलब है। We see comments from time to time by foreign governments on developments in India. Germany is a recent example. I am not sure what they seek to achieve by such comments. Certainly India is not waiting for their views or validation. Nor do such comments matter for the functioning of the Indian systems and institutions. अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों के नाम को लेकर चीन की हरकत को विदेश मंत्रालय ने खारिज करते हुए कहा कि अरुणाचल देश का अभिन्न हिस्सा है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ जगहों की नाम बदलने या नए नामांकन करने की जो इन्होंने कोशिश की है चीन ने, ये भारत और चीन के बीच में सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अगर हमें कोई समर्थन करता है तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि उनके समर्थन या असमर्थन के वजह से हमारा कोई पोजीशन बदलेगा। अरुणाचल प्रदेश अभिन्न अंग है भारत का, और इसके लिए बाकी हम किसी का सपोर्ट के लिए ज़रूरी नहीं है हमारा पोजीशन बदले उससे। और अब बात यूरोप की। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर सैनिक बखमुत के प्रशासन भवन के आसपास रूसी सेना के साथ युद्ध में उलझे हुए थे। ऐसे में यूक्रेन का दक्षिणी और पूर्वी हिस्सा युद्ध की आग में झुलस रहा है। करीब 14 महीने बाद भी यूक्रेन का दक्षिणी और पूर्वी हिस्सा युद्ध की आग में झुलस रहा है। यानी दोनों देशों के बीच लड़ाई का केंद्र फिलहाल बखमुत के आसपास सिमट चुका है। हालांकि बखमुत शहर पिछले 7 महीनों से लगातार गोलीबारी और मिसाइल हमलों से खंडहर में तब्दील हो चुका है। लड़ाई का आलम यह है कि हर घंटे शहर के किसी न किसी हिस्से में गोला बारूद के फटने की आवाज सुनाई देती है। रूस की तरफ से लड़ रहे वैगनर समूह के लड़ाके ने पहले तो बखमुत पर कब्जा का दावा किया था, लेकिन यूक्रेनी सेना ने नया मोर्चा खोलते हुए उसे नाकाम कर दिया। यानी इस क्षेत्र में स्थिति कुछ इस तरह से बन गई है कि दोनों देशों के सैनिक लगभग 100 मीटर की दूरी से गोली दागते नजर आते हैं। वैगनर समूह के प्रमुख ने भी ताजा बयान में यूक्रेनी सैनिकों की तरफ से करारा जवाब मिलने की पुष्टि की। यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में जारी घमासान के बीच यूक्रेन ने अपनी सेना फ्रंट लाइन पर ही प्रशिक्षण देना शुरू कर चुका है, जिसमें पश्चिमी देशों द्वारा उपलब्ध कराए गए आधुनिक टैंक भी हिस्सा ले रहे हैं। यूक्रेनी सेना बखमुत शहर को नहीं छोड़ रही है, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो आगे बढ़ने की कोशिश करने से पहले उन्हें नियमित सेना से अधिक समर्थन की आवश्यकता होगी। ऐसा हर दिन होता है और यह दिन में एक बार नहीं होता है, यह हर समय होता है। हर आधे घंटे में दुश्मन हम पर फायर करता है और हम जवाब देते हैं और उन्हें चुप करा देते हैं। जवाब देने के बाद हम इसी गड्ढे में आराम करते हैं। उधर क्रेमलिन ने नाटो महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग के कदम की आलोचना को खारिज करते हुए बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियारों को तैनात करने के अपने फैसले का बचाव किया।
दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि नाटो रूस की सीमा से लगे क्षेत्रों की तरफ बढ़ रहा है, जिसके बाद मॉस्को को अपनी सुरक्षा में ऐसे कदम उठाने को मजबूर होना पड़ा। ये रूस नहीं है जो अपने सैन्य बुनियादी ढांचे के साथ नाटो की सीमाओं पर आ रहा है, ये नाटो की तरफ से किया जा रहा है। हमें अपनी सुरक्षा की चिंता है, इसीलिए हम ऐसे कदम उठाने पर मजबूर हुए। इस बीच बेलारूस के राष्ट्रपति ने मॉस्को के दौरे पर राष्ट्रपति पुतिन के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। 2 दिवसीय दौरे में बेलारूस के उस बयान पर भी चर्चा हो रही है जिसमें राष्ट्रपति लुकाशेंको ने तत्काल युद्ध विराम की अपील की थी। दरअसल बेलारूस को मॉस्को का सबसे करीबी सहयोगी माना जाता है, जिसने यूक्रेन के खिलाफ रूसी अभियान के दौरान मिन्स्क को लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी थी। जिस किसी ने भी उम्मीद या भविष्यवाणी की थी कि हम गिर जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। हम अपनी जमीन से मॉस्को को और सहायता उपलब्ध कराने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। इस बीच रूस ने 2024 पेरिस ओलंपिक से पहले रूसी एथलीटों पर अनुचित और अस्वीकार्य प्रतिबंधों की समीक्षा करने की उम्मीद जताई। रूसी खेल मंत्री इगोर लेविटिन ने कहा कि ओलंपिक संघ में शामिल अधिकतर देश रूसी एथलीट के प्रतियोगिता में भाग लेने का समर्थन कर रहे हैं। अनुचित और अस्वीकार्य प्रतिबंधों की समीक्षा की जाएगी। ज्यादातर देश हमारा समर्थन करते हैं। यह जरूरी है कि हमारे एथलीट सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लें। दरअसल आईओसी ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद रूसी और बेलारूसी एथलीटों पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि अब वो खिलाड़ियों को पेरिस ओलंपिक 2024 में क्वालिफाई करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेते हुए देखना चाहता है। रूसी और बेलारूसी एथलीट स्वतंत्र रूप से कई खेल आयोजनों में भाग ले रहे हैं, लेकिन अन्य खिलाड़ी इस पर लगातार आपत्ति जताते रहे हैं। हालांकि ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख ने आईओसी की कार्यकारी समिति की बैठक से पहले कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय खेलों में रूसी और बेलारूसी पासपोर्ट वाले एथलीटों के भाग लेने में कोई बुराई नहीं है। और अब बात विश्व संस्कृति की। दुनिया भर के ईसाई मॉन्डी थर्सडे मना रहे हैं, जो गुड फ्राइडे और ईस्टर से पहले आता है। ये दिन अपने शिष्यों के साथ यीशु मसीह के पैर धोने और अंतिम भोज की याद दिलाता है। दुनिया भर में ईसाई धर्म के मानने वाले लोग गुरुवार को मॉन्डी थर्सडे मना रहे हैं। कैथोलिक समुदाय के लोग मानते हैं कि इसी दिन यीशु अपनी गिरफ्तारी और सलीब पर चढ़ाए जाने से पहले अपने शिष्यों के साथ लास्ट सपर यानी आखिरी बार भोजन किए और उनके पैर धोए। ब्रिटेन के सम्राट किंग चार्ल्स तृतीय और क्वीन कंसोर्ट कैमिला ने गुरुवार को यॉर्क मिंस्टर में मॉन्डी थर्सडे समारोह में शिरकत की। किंग चार्ल्स ने अपने आगामी 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में बने स्मारक सिक्के सौंपे। इस मौके पर उन्होंने लोगों का अभिवादन किया। हालांकि उन्हें कुछ विरोध का भी सामना करना पड़ा। कुछ लोग किंग चार्ल्स के आगमन का विरोध कर रहे थे। ईसाई धर्म के लोगों के लिए अप्रैल का दूसरा हफ्ता खुशी और गम दोनों का होता है, क्योंकि इसी हफ्ते में गुड फ्राइडे और उसके तीसरे दिन ईस्टर संडे पड़ता है। इस पूरे हफ्ते को होली वीक कहा जाता है, जो रविवार से शुरू होता है। इसकी शुरुआत पाम संडे से होती है। ये वो दिन है जब ईसा मसीह यरूशलेम लौटे थे और उनके आने की खुशी में लोगों ने खजूर की टहनियां बिछाकर उनका स्वागत किया था। इसी क्षण को याद कर मसीही पाम संडे की विशेष आराधना करते हैं। पर्व में खजूर के पत्ते की विशेष मान्यता है। मॉन्डी थर्सडे को ईसा मसीह ने अपने शिष्यों के साथ अंतिम बार भोजन किया था और उनके पैर धोए थे। इसलिए आज के दिन पादरी चर्च में 12 लोगों के पैर धोते हैं और यीशु के 12 शिष्यों को याद करते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।